नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आज मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भली भांति अच्छे प्रकार से रोचक रूप में तलमे होकर के हमारी क्लास देख रहे होंगे। मित्रों, हमारा पाठ चल रहा था बिहारी, जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत था और अपन दोहा चल रहा था हमारा, और वहाँ तक अपन पहुँच गए थे कि नायिका ये कह रही है कि कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, और कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात, कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात सारी बात तुमसे कह देगा, क्योंकि मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदय अनुभूति से पता चल जाएगा। क्योंकि मुझसे कंपन आदि के कारण श्वेत जो मेरे आंसू हो रहे हैं, विरह की जो अग्नि जल रही है, लाज जो हो रही है, उसके कारण मुझे लिखा नहीं जा रहा है, और दूत आदि को लज्जा के कारण मुझ पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। उसके बाद दोहा हमने पढ़ा था कि कहे तो सवे बेंदी दियो, अंक 10 गुनो होत, और तिये ललार बेंदी दिहे, और अग्नित बढ़त उदोत। तिये का अर्थ होता था स्त्री। कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुनो होत। अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया, सॉरी व्यतिरेक का भी और यमक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया। क्या कहा गया? किसी भी अंक के सामने फ्रंट पर बिंदी लगाने से, इस तरह की एक बिंदी लगाने से उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता। किसी भी संख्या के आगे लगा दो आप तो 10 गुना महत्व बढ़ जाता। लेकिन नायिका के ललाट, तियमिस स्त्री नायिका ललाट पर, मस्तक पर बिंदी लगाने से उसका रूप, उसका सौंदर्य अगणित गुना बढ़ जाता, अर्थात उसका सौंदर्य अतिशय गुना बढ़ जाता। यमक अलंकार, बिंदी के 2 अर्थ आए हैं, दोनों बार अलग अलग। तो अगला उदाहरण देखते हैं आप यहाँ। दीठी ना परत समान दुति, दीठी ना परत समान दुति, कनक कनक से गात। गात में शरीर, कनक कनक से गात, और भूषण कर कर कस लगत। भूषण कर कर कस लगत, परस पिछाने जात। परस पिछाने जात। ये उदाहरण देखते हैं अब इसका, कि नायिका के शरीर की सुंदर चमक शोभा का बिहारी जी ने चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। नायिका के सौंदर्य वर्णन में इनका कोई शानी नहीं है मित्रों, और बहुत सुंदर तरीके से यमक और उपमा अलंकार का चित्रण करते हुए सिद्धस्त रूप से जो उन्होंने अपनी उपमा दी है वो देखो, कि दीठ न परत समान दुति, कनक कनक से गात। दीठ मिस दृष्टि, नजर, परत मिस परते, समान मिस समान, दुत मिस चमक। भूषण, भूषण मिस यहाँ आभूषणों से है। कर मिस हाथ, करकस मिस कठोर, लगत मिस लगते, परस मिस पहचान, परस मिस स्पर्श, और पहचान मिस पहचानना, जात मिस जाते हैं। कि दीठ न परत समान दुति, कनक कनक से गात। गात में शरीर, भूषण करे करे कस लगत, परस पिछाने जात। कि दीठ न परत समान दुति, कनक कनक से गात। कभी क्या कह रहा है कि शरीर पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो पहचाना नहीं जाता कि कहाँ सोने के आभूषण है और कहाँ शरीर की
चमड़ी है। क्यों? क्योंकि नायिका का जो शरीर है, नायिका के शरीर का जो वर्ण है, जो गौर वर्ण है, जो उसका कलर है इस नायिका के शरीर का, वो बिल्कुल सोने जैसा है। अब नायिका ने शरीर में जो आभूषण पहन रखे थे तो उस सोने का आभूषण का कलर भी ऐसा ही, और नायिका के शरीर का जो गौर वर्ण था वो भी एक जैसा। इसलिए शरीर के रंग और सोने के आभूषणों का रंग दोनों एक जैसे हो गए। इसलिए ये पता नहीं लगता कि कहाँ सोने के आभूषण है और कहाँ शरीर की चमड़ी। जब कभूषण कर कर कश लगत परश पिछाने जात। जब सोने के आभूषणों को हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो कठोर लगते हैं, कर्कश लगते हैं। अतः केवल स्पर्श करके, टच करके ही पहचाना जा सकता है कहाँ आभूषण है और कहाँ शरीर के अंग। अर्थात इस छोटे से छन्न में भावों की कोमलता दर्शाई है। नायिका के शरीर को सोने की चमक वाला, स्वर्णिम आभा वाला बताया है कि जिस कारण सोने के आभूषणों के साथ उसके शरीर की कांति एकाकार हो गई। अर्थात सोने के आभूषण और उसके शरीर के गौरवर्ण दोनों मिलकर के एक हो गए, जो स्पर्श करने के बाद ही उनका अंतर पहचाना जा सकता है। तो यहाँ यमक और उपमा अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है सब। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं सब, लास्ट है। अंग अंग नग जगमगत। ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके कवि ने इस दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बात बता दी। अतिशयोक्ति अलंकार हमें पढ़ते ही दिख जाएगा। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीदे। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे और दिया बढ़ाए। देखो कितना बड़ा चढ़ा के कहा है, दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो घे। कितनी बड़ी चढ़ा करके बात की। अंग अंग नग, नग कहते हैं दोस्तों नगीने से या आभूषणों से। अंग अंग नग जगमगत दीप मिस दीपक, शिखा मिस लौ, दीपक की लौ, देह मिस शरीर, दिया मिस दीपक, बढ़ाए है। यहाँ बढ़ाए का अर्थ होता है बुझाना। बढ़ाए का अर्थ क्या है दोस्तों? बुझाने। दिया बढ़ाए हों रहे और बड़ो उजारोगे। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ एक सखी जो होती है, नायिका की जो सखी थी, कवि ने इस दोहे में नायिका का नखशिख वर्णन किया है। बड़ा सुंदर चित्रण, नखशिख। नखशिख नाखून से लेकर चोटी, शिख में चोटी, नख शिख वर्णन किया गया। स्त्री का नख शिख वर्णन बड़ा फेमस होता है। नाखून आप यहाँ से लेकर एड़ी से लेकर चोटी तक का वर्णन करती है। तो एक सखी जो है, नायिका की जो सखी है, नायक के पास जाकर अपने प्रिय सखी यानी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायक से कहती है, अपनी सहेली की सुंदरता का वर्णन करते हुए नायक से कहती है क्या कि नायिका की जो शरीर की कांति है, शरीर की जो चमक है वो अत्यंत सुंदर है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे। उसके अंग अंग पर लगे, अंग अंग पर नगीनों से जड़ित आभूषण हैं। अंग अंग पर नग या नगीनों से जड़ित आभूषण हैं जिनकी कांति से उसका शरीर दीपक की लौ, दीप शिखा के समान लग रहा है। दीप शिखा सी, हालांकि इसमें उपमा अलंकार भी है कि अंग अंग नग जगमगत, उसका शरीर
नायिका का शरीर अंग अंग जो है नगीनों से जड़ित आभूषणों से जड़ित आभूषण है और उनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान लग रहा है, चमक रहा है। दिया बड़ाए हो रहे बड़ा उजारो, इस कारण उनका शरीर अगर दिया बढ़ाए हो रहे, अगर घर में दीपक को बुझा दिया जाए, दीपक को बुझा दिया जाए फिर भी अत्यंत प्रकाश फैलाता रहता है। अर्थात इतना बताया कि नायिका का शरीर इतना गौरवर्ण है, इतनी क्रांति है, उसमें इतनी तेज है कि अंधेरे में भी अगर आपने दिया घर पर बुझा दिया तब भी घर में उजाला रहता है। इतनी क्रांति, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है कि दीपक बुझ जाने पर भी अंधेरे में नायिका अगर कमरे में है, घर में है, फिर भी उस घर में उजाला होता रहता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का इतना बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। मित्रों, ये पाठ हमारा वैसे तो हो गया पूरा, लेकिन कमेंट्स में एक शिकायत थी आप लोगों की कि सर आपने हमें व्याख्या के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया। तो ना इसमें एक व्याख्या है पाठ की, उसके हिसाब से अपन देख लेते हैं ना एक व्याख्या, और मैं लिख देता हूँ वो दोहा, एक ही बताएंगे ना। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहत संदेश लजात, और भरे भौन में करत है, कहत कागत पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, और कहिए सब तेरो हियो, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। ये देखो साहब, उदाहरण हो गया और आपसे पूछेगा कि इसकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताई थी 4 चीज। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या, चौथा विशेष। कहीं कहीं संदर्भ प्रसंग यानी सह प्रसंग आ जाता है, सह प्रसंग, तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों, सह प्रसंग भी सही है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष में कैसे कैसे आए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है सर, इसमें कोई दिक्कत हमें आनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ये लिखा गया है। तो देखें, प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश, जैसा भी आप लिखना चाहें, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी नाम है जैसे पाठ्य पुस्तक का सृजन में संकलित या अवतरित, सृजन में संकलित बिहारी सतसई, जो बिहारी के द्वारा लिखित था, बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी है। यानी संदर्भ में तो पाठ का नाम और किताब में जो पाठ है उसका नाम जहाँ से लिया गया और उसके रचयिता का नाम इसमें लिखा गया है।
तो और प्रसंग में ये प्रसंग कब का है, कैसी कैसी बातें, कहाँ की बातें वो कही जाएगी। तो लिखें इसमें, या यूँ लिख दें कि इस दोहे में प्रोसित पति का नायिका, यानी जिसका पति उससे चला गया तो उसकी याद आ रही है, ऐसी नायिका प्रोसित पतिका कहलाती है। प्रोसित पतिका नायिका पत्र में, प्रोसित पतिका नायिका पत्र में थोड़ा सा वृत्तांत लिखने के पश्चात, थोड़ा सा लिखने के पश्चात, थोड़ा सा लिखने के पश्चात नायक को संबोधित करते हुए लिखती है। इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। यानी प्रसंग का मतलब इसमें किस चीज़ का वर्णन अपन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं सब। अब व्याख्या में इसका अर्थ लिखा जाएगा सब। क्या लिखा जाएगा? अर्थ, कि मुझसे कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि महाकवि बिहारी कहते हैं कि नायिका, महाकवि बिहारी कहते हैं कि नायिका नायक को लक्ष्य कर कहती हैं कि, ये का लाइन तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, कि मुझसे कागज पर लिखत ना बनत, कि मुझ पर कागज पर लिखा नहीं जा रहा है। अर्थ तो सीधा सीधा है कि मुझ पर कागज पर लिखा नहीं जा रहा। अब कि भाई लिखा क्यों नहीं जा रहा, कि कंपन हो रही है, पसीना आ रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, और विरहग्नि की जो जलन है उसके कारण। तो कंपन, अश्रुपात एवं विरहग्नि की जलन के कारण, कंपन, अश्रुपात एवं विरहग्नि की जलन के कारण, कोष्टक बंद। तो ये लाइन हुआ कि मुझ पर कागज पर लिखा नहीं जा रहा, यहाँ तक हो गया। तथा लज्जा के कारण कुछ संदेश भी नहीं कहा जा रहा, कहत संदेश लज्जा, तथा लज्जा के कारण कुछ संदेश। अब संदेश दूत को, कि मैं दूत को कह के भेज दूं, लेकिन दूत से कहने में मुझे लज्जा आ रही है, भी नहीं कहा जा रहा है। एक लाइन क्लियर हुई कि कागज पर लिखत ना बनत, कि मुझ पर कागज पर नहीं लिखा जा रहा, और कहे तो संदेश लजात, और दूत आदि को मन की बता कह दूं, तो मन की बता कहने में मुझे लज्जा अनुभव हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा। अब लास्ट में कह रहा है, यहाँ देखें लास्ट में क्या कह रहा है कवि, तो यहीं लिख देंगे। फिर अपन वैसे लाइन में बिहारी फिहारी लिख करके नाम वैसे बढ़ा सकते हैं, एक आध दो बार बीच में नाम भी दे सकते हैं, कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा। हालांकि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बातें कह देगा। कहे वे सब तेरो ही हो मेरे ही की बात, अर्थात मेरी दशा का पता तुम्हें अपनी हृदय की अनुभूति से पता चल रहा होगा। अर्थात
तुम्हारी अर्थात मेरे हृदय की बात तुम्हें अपनी हृदयानुभूति से पता, मेरे हृदय की बात तुम्हें अपने हृदयानुभूति से पता, हृदयानुभूति से चल रही होगी। अर्थात मेरे हृदय की बात तुम्हें अपनी हृदय अनुभूति से पता चल रही होगी। ये व्याख्या का संबोधन था। क्या था? व्याख्या का संबोधन। अब देखो, अब इसमें हमें विशेष और लिखना है साहब। विशेष में अब जो चीज़ है ना, यहाँ दिक्कत आती है मित्रों कि अब हमें विशेष में ऐसी चीज़ भी लिखनी पड़ती है जो इस दोहे में हैं, लेकिन अब दोहे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है, तो हमें तो वो व्याख्या के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखनी है। तो कम से कम 2 पॉइंट तो हमें लिखने हैं साहब विशेष। तो पहले तो आप ये देख लो कि लिख रहा है, लिखा भी नहीं जा रहा है, कह रही है और कहने में शर्म भी आ रही है। तो विरोधाभास अलंकार है कि हे प्रेषित पथिका नायिका ये कह रही है कि हे मेरे प्रेमी, मुझसे कागज पर लिखा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? कांप रही हूँ मैं, आंसू आ रहे हैं और दूधते कहवे मुझे शर्म लग रही है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो लेकिन नंबर 1 पॉइंट इसमें यमक और विरोधाभास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है, दिखाई गई है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें कह रहा है, कभी नायिका या उसके माध्यम से कहलवाना चाह रहा है, वो इस सारी चीज़ लिख देंगे। संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकी उसे तुम अपने अनुभव से समझ लेना। इसमें यह है, इसमें नायिका के कथन का अभिप्राय ये है कि इसमें नायिका के कथन का अभिप्राय ये है कि मैं जो भाव व्यक्त नहीं कर सकी, कि मैं जो भाव व्यक्त नहीं कर सकी, मैं जो भाव व्यक्त नहीं कर सकी उसे तुम स्वतः स्वयं अनुमान से समझ लेना। मित्रों, इस तरह से व्याख्या आती है। तो सबसे पहले तो संदर्भ आता है। क्या आता है? सबसे पहले संदर्भ, जिसमें पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और टॉपिक का नाम और लेखक या कवि का नाम, प्रसंग जो उस समय चल रहा है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। व्याख्या में अर्थ आएगा, जिसमें 1 आध 2 लाइन हम अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं। और विशेष में जो मेन चीज़, इसमें भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, अलंकार कौन सा है, गुण कौन सा है, और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो पाठ ये पूरा होता है। इसके 2-4 जैसे सवाल हैं, इसमें देखते हैं कि जैसे पाठ में पूछा गया कि बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है, तो दोस्तों बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सी काव्य शैली है, कि इसमें मुक्तक काव्य शैली है। ऐसी सारी चीज़ों के इसमें प्रश्न हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूं। दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि जगत के चतुर चित्तौरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, ऐसा क्यों? तो मित्रों, उसका साफ उत्तर यह है कि नायिका की जो छवि थी वो पल पल परिवर्तित हो रही थी।
अब जो चीज़ पल पल बदल रही है उसका एक क्षण होकर के चित्र कैसे बन सकता है। इसलिए बड़े बड़े जो चित्रकार आए थे उन्हें भी मूर्ख बनना पड़ा, क्योंकि नायिका की छवि पल पल में बदल रही थी, इसलिए उनका चित्र नहीं बना पाए। अब जैसे एक प्रश्न ये हुआ कि समान आभा के कारण, समान चमक के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषण की पहचान किस प्रकार होती है। तो नायिका का शरीर का कलर और आभूषणों का कलर एक जैसा था, तो हाथ से जैसे स्पर्श किया तो वो कठोर हुए, तो उन कठोर कर्कशता से जब स्पर्श करे तो उनकी हमें पहचान हो पाई। तो यहाँ सारी चीज़ें पूछी गई प्रश्न में कि श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो वन के मोर जो है काले बादलों के भ्रम में पड़ जाते हैं कि काले बादलों को, श्री कृष्ण के शरीर को वो बादल समझ लेते, तो भ्रम पड़ जाता है। भ्रांतिमान अलंकार इसमें दिया गया था। तो मित्रों, ये पाठ हमारा होता है समाप्त। अगले दिन अगले पाठ के साथ हम आएंगे भूषण कवि, जो बहुत अच्छा पाठ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सेहत का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं मनोज खंडेलवाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप भली भांति ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।